तो ये एक तरफा संबोधन नहीं रहेगा, इट विल बी ए काइंड ऑफ इंटरेक्टिव सेशन और हम सब मेहनत करके, ज्ञानवर्धन करके और परीक्षाएं पास करने के बाद में आप इस डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे आए हैं और आने वाले समय में आप अपने फील्ड पर रहेंगे। तो इट विल बी ए म्यूचुअल इंटरेक्टिव सेशन, इट विल नॉट बी ए बोरिंग वन साइडेड लेक्चर। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि वॉलंटरी कोई भी आप में से वेलनेस को परिभाषित करें कि हम वेलनेस को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 जो मेरे बेंचेस हैं, इसमें से कोई भी एक जना जो है वॉलंटरी करके वेलनेस को परिभाषित करें कि हम वेलनेस को कितना समझते हैं। हम बाईं तरफ से शुरू करते हैं। आप 7 लोग हैं, कोई भी एक आदमी वेलनेस के बारे में 1 लाइन 2 लाइन बताए। आंतरिक खुशी, इनर हैप्पीनेस। एनीवन इस रो में? सर, फिजिकल एंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल का एक कॉम्बिनेशन जिसमें आप बेहतर अपने आप को पाते हैं। वेरी गुड। फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, वेरी गुड। Along with this definition, disease-free person. So it's physical, mental, and स्पिरिचुअल एंड diseases. नहीं, आई कुडंट गेट। डिजीज फ्री, गुड। एनीवन फ्रॉम दिस साइड? मन, शरीर और आत्मा का प्रसन्न होना, सुखी होना, वो करना। तो हम सब जानते हैं कि वेलनेस क्या है। हम सब जानते हैं, है ना, वेलनेस क्या है। तो फिर भी हम वेल रहते हैं क्या? आप लोग की एक एवरेज एज क्या होगी यहाँ पे? अराउंड 35 प्लस माइनस 2 साल। 30 से नीचे वाले, राइट। तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक ज्ञान के अनुसार मनुष्य के जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है ना। 100 साल की अगर उम्र हम मानते थे तो उस वक्त जो है 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक, तो आप लोग कौन से आश्रम में हैं अभी? अच्छा, गृहस्थ में प्रवेश कर गए, वेरी गुड। लेकिन कल मैं 62 साल का होने जा रहा हूँ, तो बाल सफ़ेद, है ना, उम्र के अनुसार होते हैं, अनुभव के अनुसार होते हैं। तो मैंने मेरे व्यक्तिगत तौर पे ये जो आश्रम हैं 4, इनको मैंने 8 दशकों में बांटा, लाइफ को 80 साल नापते हुए। वैसे अपनी प्रैक्टिस में मैंने 90 और 92 के और 95 के भी मैंने यंग लोगों को देखा है विद हाई इंथुजियाज्म एंड स्पिरिट। रेयर स्पीशीज़ हैं ये, बट मैंने माना है कि 80 साल में एक एवरेज हम जीवन समाप्त करके निकल लेते हैं। तो 8 दशकों में मैंने अपने इस जीवन को बांटने का प्रयास किया है। तो 0 to 10 years, then 11 to 20, then 21 to 30, then 31 to 40 and likewise 71 to 80। तो आप लोग जो है तीसरे दशक में हो मेरे अनुसार से, राइट, 21 to 30 के दशक में। तो इस पे, इन दशकों वाले फंडे पे अपन बाद में आएंगे। बट जब वेलनेस की बात हो रही है तो मुझे लगा कि ये 3-4 शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है वेलनेस, है ना। और वो क्या क्या हो सकते हैं? एक वेल्थ, एक हेल्थ, एक वेलबीइंग और एक हैप्पीनेस। इन सबको मिला दें तो एक शब्द बनेगा, दैट इज वेलनेस। ये जान के मुझे आश्चर्य हुआ कि पाश्चात्य देशों को हम, अमेरिका, यूरोप, इनको हम बहुत ज़्यादा एडवांस मानते हैं। क्यों एडवांस मानते हैं? क्योंकि हमसे ज़्यादा प्रॉस्परस है,
हमसे ज़्यादा अमीर हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे ज़्यादा बेहतर है, हमसे ज़्यादा एडवांस है, टेक्नोलॉजी में हमसे ज़्यादा एडवांस हैं। क्या वाकई ऐसा होने से वो बहुत सुखी हैं क्या? क्या अमेरिकन लोग जो हैं बहुत सुखी हैं क्या? आपको पता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड, होमिसाइड, इनके जो केसेस हैं अमेरिका में जितने हैं वो शायद बाकी जगह पे उतने नहीं हैं। तो ऐसा क्या है कि सब कुछ होने के बाद भी है ना, भीतर कहीं इनर हैप्पीनेस नहीं है, कहीं कंटेंटमेंट नहीं है ना, फिर भी बेचैनी है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वेलनेस का पूरा जो डिपेंडेंसी है, वेलनेस का डायरेक्ट कनेक्शन वेल्थ के साथ तो नहीं है ना। मैं वेल्थ को सीधे सीधे भौतिक संपन्नता की ओर ही नाप रहा हूँ। मैं अच्छा पैसे, समृद्ध होना, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी घड़ी, अच्छे वेकेशन, राइट, रिचनेस, पर्याप्त मात्रा में धन हो, जीवन में किसी प्रकार की कोई अभाव ना हो, एटलीस्ट भौतिक रूप से, इसको हम एक वेल्दी लाइफ मान के चलते हैं। तो अगर बहुत अच्छी वेल्थ है तो वो आदमी वेलनेस में 100 में 100 नंबर लेगा, ऐसा आवश्यक है क्या? बिल्कुल नहीं है। वेरी गुड। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने जब देखा वैसे सभ्यता का विकास जब हुआ होगा, जब आदिम सभ्यता थी, तो उस वक्त का जो मानव था वो मूलभूत अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति करता था। हाँ, जब हम जंगल में रहते होंगे, जब इवन लैंग्वेज का भी आविष्कार नहीं हुआ होगा, तो हमारी बेसिक जो फिज़िकल नीड्स थी, भूख, नींद, सेक्स और अपने अस्तित्व को कायम रखना, यही पूर्ति करता था वो। तो एमंग ऑल द स्पीसीज कितनी है ये गूगल भाई साहब से पता कर लेगा, लेकिन हम 84 लाख दुनिया ऐसा मानते हैं। तो उसमें जो होमो सेपियंस थे, ये धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जस्ट हमारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स का जितना विकास हुआ, किसी कारणवश हमारे बाकी जो स्पीसीज थी, हमारे बाकी जो जंगली भाई थे, उनके फ्रंटल कॉर्टेक्स का उतना विकास नहीं हुआ। तो धीरे धीरे इस सभ्यता के इवोल्यूशन में मनुष्य ने अपनी इन भौतिक, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के साथ साथ में उसने अपनी भौतिक आवश्यकताओं को भी पाने की ज़रूरत समझी। तो भौतिक और उसकी मानसिक जो नीड थी फ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से, उसमें उसका बुद्धि का विकास होता गया। जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास हुआ, तब तक विज्ञान बना, है ना। विज्ञान बनता गया तो तकनीकी बनती गई, टेक्नोलॉजीज आ गई। तो एक स्टेज के बाद मनुष्य ने अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, मेटेरियलिस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत कुछ वो संपन्न हो गया, करने लगा। उसी क्षमता का विकास हुआ जो आज की दुनिया में हम देखते हैं। लेकिन ये सब पाने के बाद भी जो है उसकी एक अंतिम जो इच्छा थी, उसकी जो भूख थी, वो थी हैप्पीनेस। जैसे हमारे एक डिप्टी कलेक्टर साहब ने कहा कि इनर हैप्पीनेस। तो इन भौतिक आवश्यकताओं के बाद भी जो है उसके भीतर कहीं ना कहीं कुछ अभाव बना रहा, कहीं ना कहीं कुछ कमी बनी रही। वो खोज करने लगा कि ये सब होने के बाद भी जो मैं चाहता हूँ, है ना, जब मैं साइकिल से स्कूटर पे आता हूँ, तो पहला स्कूटर मुझे आज भी याद है, मेरा मोटरसाइकिल ESD MKD 2924, है ना, जब मैं इंटर्नशिप में था मैंने लिया था। शायद उसकी जितनी मुझे खुशी हुई थी, मैंने जब बाद में BMW ली, है ना, लगभग 70 लाख की गाड़ी, है ना, ये अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, मुझे उतनी खुशी नहीं हुई जितनी केवल साइकिल से ज़िंदगी भर साइकिल चला जा के ESD लेने में हुई जब मैं इंटर्नशिप में था। दैट इज़ लॉन्ग बैक इन 1986। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है वो ESD ने मेरे को वो खुशी देना बंद कर दी। तो भौतिक संपन्नता, हमको जो चीज़ चाहिए, हमारी ख्वाहिश होती है, धीरे धीरे जब मनुष्य को पता चला कि ये हासिल करने के बाद इसी जो खुशी का जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होते जाती है, कम होते गई। तो चूँकि ये मनुष्य जो है ये बड़ा ही क्यूरियस, जिज्ञासु स्वभाव का रहा, तो वो उस तत्व की खोज में लग गया कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे मुझे वो आत्मिक शांति मिले।
वो प्रसन्नता मिले जो हैप्पीनेस फॉर एवर। तो ऐसे जो उच्च मानस वाले जो व्यक्ति थे उस काल में, वो धीरे धीरे उस तत्व को खोजने लग गए जिससे हमको परम शांति अनुभव होती है, और उस तत्व को खोजने में अध्यात्म का विकास हुआ, है ना। वो ये खोजने लगे कि देयर इज सम पावर, कोई एक ऐसा तत्व है, कोई एक ऐसी शक्ति है जो इस स्थूल संसार को चलाती है, और वो उस खोज को क्या कहते हैं हम, आध्यात्मिक प्रोसेसेस। उसे मेडिटेशन का नाम ले दें, उसे योग का नाम ले दें, उसे कुछ भी नाम लेते हैं, वो भी और इस मेरे संबोधन में आगे आएगा। बट धीरे धीरे वो जो रिसर्च करने वाले जो मनुष्य थे वो ऋषि कहलाए। तो ऋषियों ने खोजबीन करके फिर ऐसे तत्व की खोज की जिससे हमको एक अकारण प्रसन्नता का अनुभव हर पल होता रहे। प्रसन्न होने के लिए अगर किसी वस्तु पे हमारी निर्भरता है, किसी स्थिति पे, किसी व्यक्ति पे हमारी निर्भरता है, तो वो टेम्परेरी होगी। और फिर ये भी देखा कि जो सोर्सेस, जो संसाधन हमको प्लेजर प्रदान करते हैं, प्रसन्नता प्रदान करते हैं, वही हमको पेन भी देते हैं, है ना। एक उम्र में एक युवती का एक युवक से प्रेम होता है, या युवक का युवती से प्रेम होता है, तो दिन रात सपने में वही दिखती है, हर सांस में, हर पल में, और आप अपने आप को एक एलिवेटेड लेवल ऑफ प्लेजर में महसूस करते हो। और क्या होता है जब ब्रेक हो जाता है, टू द एक्सटेंट देयर आर न्यूज़, रोज़ पढ़ते हैं कि किसी वक्त के प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा रहा है, वो तेज़ाब फेंक दी चेहरे पे। वो प्रेम का जो ऊर्जा भाव था, प्रेम का तत्व है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, नफरत में। इसका मतलब कि वो टेम्परेरी था, वो परमानेंट नहीं था। तो बचपन से लेके जब हम इस लाइफ मेंबर बन जाते हैं इस क्लब के, जिस क्लब का नाम है प्रकृति, जिस क्लब का नाम है नेचर, सृष्टि, हम जब इसके लाइफ मेंबर कब बनते हैं, जब हम माँ के गर्भ से इस जगत में आ जाते हैं। व्हेन वी बिकम लाइफ मेंबर ऑफ दिस क्लब कॉल्ड नेचर, तो तीन चीज़ें घटती हैं, एक जन्म और एक मृत्यु, और बीच का जो जीवन है, जैसे हम जीवन कहते हैं, वो क्यों व्याधियों में कटता है। इस क्लब के मेंबर होने से ये अनिवार्य है क्या कि जो बीच का जीवन काल है वो जन्म, व्याधि और मृत्यु, इसी में जीवन खत्म हो जाए। तो जब इस पे जब उन ऋषि मुनियों ने काम किया और काम करने के बाद खोजा, तो दे डेफिनेटली कंक्लूडेड एक ऐसी शक्ति है जो इस सार जगत को चलाती है, एक ऐसा सिस्टम है जो इस सृष्टि को चलाता है। और धीरे धीरे ये हमें भी हम आत्मसात होने लगा कि एक घर को चलाने के लिए एक मुखिया की आवश्यकता है। उस मुखिया का नाम क्या है, पिता, राइट। एक जिले को चलाने के लिए एक मुखिया है जिसे हम कलेक्टर कहते हैं। एक स्कूल को चलाने के लिए एक सिस्टम है, उसका एक मुखिया है जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। एक बैंक को चलाने के लिए, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। इस अकादमी को चलाने के लिए मुखिया है जो हमारे बगल पर बैठा हो। तो ये तो पता चल गया कि चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, इस जगत को चलाने के लिए देयर हैज़ टू बी ए पावर। और फिर बाद में लोगों ने उसके कई नाम लिए, अपने धर्म, अपनी जाति, अपने क्षेत्र के अनुसार। किसी ने उसे परमात्मा बोला, किसी ने उसे ईश्वर बोला, किसी ने उसे सुपर कॉन्शियसनेस बोला, किसी ने बोला महाचैतन्य भाव बोला, किसी ने उसके कई नाम दिए। तो वो जो ऋषि मुनि थे, जब उन्होंने साधना करी, धीरे धीरे वो सीखे साधना करना, इस सशरीर, इस शरीर से ऐसी क्रियाएं करके जो शरीर द्वारा ही संपन्न हो सकती हैं।
इस शरीर से कुछ ऐसी क्रियाएं करके उन्होंने धीरे धीरे इस स्थूल शरीर से उस सूक्ष्म को साधा। जब उस सूक्ष्म एनर्जी को साधा, जिसे हम बोलते हैं सिद्धियां प्राप्त हुई, तो ये पूरा खेल जब बाद में साइंस ने, आइंस्टीन साहब आए, उससे पहले न्यूटनियन साइंस थी, जब हम अणु और परमाणु तक ही सीमित थे। जब आइंस्टीन आए, जब आइंस्टीन ने कहा कि नहीं, ये जो दिख रहा है ये अणु परमाणु नहीं है बेसिकली। अब क्वांटम फिजिक्स की बात होने लगी, न्यूटन पीछे छूट गया। ठीक है, आप में से जो साइंस के विद्यार्थी होंगे, ठीक है, क्वांटम, एक परमाणु से 1 करोड़ गुना छोटा जो कण था, दैट इज क्वांटम। उस क्वांटम और इस एटम में क्या फ़र्क है कि जो एटम है उसमें उसके मूल तत्व गुण विराजमान रहते हैं, बट वो जो एटम है वो एटम मिलता है सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बट ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स किससे मिलके बनते हैं? दैट इज़ व्हाट इज क्वांटम, दैट इज़ व्हाट इज एनर्जी। ये मैं एविडेंस बेस्ड बातें कर रहा हूँ मैं, है ना, इसमें कहीं कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। दिस इज़ व्हाट इज सबूत, इसके सबूत हैं कि जो एटम है, एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी से मिलके बनते हैं। तो फिर साइंस ने ये भी देखा कि जो एटम है इसका जो स्थूल, जो टेंजिबल हिस्सा है, जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से दिखता है, वो केवल 0.001% है जो स्थूल है। जो 99.999% है वो वैक्यूम है। दैट इज़ व्हाट इज ए क्वांटम, दैट इज़ ए एनर्जी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये मेरे सामने जो हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं, ये केवल 0.001% है जो मेरी इंद्रियां नहीं देख पा रही हैं। दैट 99.999% इज हिज ऑरा, हिज एनर्जी फील्ड। कितना विशाल है। तो एक मानव, ही इज ए ट्रांसमीटर ऑफ दैट ह्यूज एनर्जी। तो आइंस्टीन ने तो साफ साफ बोला कि जो संसार है ये केवल मिथ्या, ये इल्यूजन है, ये कुछ है ही नहीं, ये भ्रम है। ये ऐसे ही भ्रम है जैसे पीछे प्रोजेक्टर में जो है एक स्थूल फिल्म चलती है सिंपल, और सामने जो है वो मूवमेंट दिखाई देता है, और हम इतने असलियत में खो जाते हैं कि हम रोने लगते हैं उसको देख के, हम हंसने लगते हैं किसी सीन को देख के, बिकॉज हमारी इंद्रियां जो हैं, जो परसीव कर पा रही हैं, हम उसी को सच मान लेते हैं। कुली में अमिताभ बच्चन मर गया तो क्या वाकई मर गया? लेकिन रोए। तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो पिंड है बेसिकली ये है क्या। और अनफॉर्चुनेटली हम जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अपनी असलियत ही नहीं खोज पाते। हम बस पढ़ते रहते कि हु एम आई, हु आई एम, मैं कौन हूँ। चाहे गीता पढ़ें, चाहे अध्यात्म के या दूसरे ग्रंथ पढ़ें, वो बार बार ये बोलता है कि पहचानो अपने आप को, आपकी वास्तविकता को पहचानो कि हु यू आर। और पूरा जीवन निकल जाता है, हम अपने एक नाम को पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, मेरी आइडेंटिटी ही मेरी कैपेसिटी बन जाती है। और मैं जब तक इस संकीर्ण परिचय के साथ जुड़ा रहता हूँ, डॉक्टर राजेश शर्मा, तो मेरी दुनिया सीमित हो जाती है। उस सृष्टिकर्ता ने जिस रचना को बनाया, जो उसका गुण है, जो असीमित गुण है, उसकी तरफ मैं आंखें बंद करके मैं चिपक जाता हूँ एक नाम के साथ जो मुझे संसार ने दिया, और उसी को मैं अपनी पहचान बना के, और मेरा संसार सीमित हो जाता है। मेरा एक अस्पताल, मेरी एक पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे मरीज और मेरी दुनिया। क्या ये असल है क्या? दिस इज़ नॉट रियल, दिस इज़ नॉट एट ऑल रियल।
जितने लाइफ के इश्यूज हैं वो सारे के सारे इस नाम के साथ जुड़े हुए हैं। द मोमेंट मेरी चेतना से ये नाम विस्मृत हो जाता है, उस दिन मैं असीमित हो जाता हूँ। ऐसे ही जैसे मैं जब अपने नाम से अपने आप को जानता हूँ तो मेरी औकात बरसात की उस पानी की एक बूंद जैसी होती है, जबकि उस बूंद का अस्तित्व क्या है, उस बूंद का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? समुद्र। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो औकात है, हमारी क्षमता जो है वो समुद्र है। हमारी क्षमता, ईच ऑफ अस, अगर हम अपनी क्षमता को पाने की कोशिश करें तो हम समुद्र जैसे हो सकते हैं, और अनफॉर्चुनेटली पूरे जीवन भर हम एक पानी की बूंद से ज़्यादा आगे बढ़ते ही नहीं हैं। हम केवल और केवल उस नाम और उस संकीर्ण जगत से आगे नहीं बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो इस बूंद से समुद्र बनना, इसकी विधि हमारे ऋषि मुनि सिखा गए थे, जिसे हम क्या कहते हैं? योग। योग कोई आसन नहीं है, योग कोई प्राणायाम नहीं है, योग कोई ध्यान नहीं है। योग ये है कि जो मैं हूँ और जो मुझे होना चाहिए उससे जुड़ाव, यूनियन विद द रियल सेल्फ, जो मेरी असली औकात है। असीम संभावनाएं हैं मुझ में, लेकिन असीम संभावनाएं, ये जितनी भी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सारी की सारी अनंत में छिपी हुई हैं, और मेरा एक जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं उसे पाके रहूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सपने ही नहीं देखते, हम महत्वाकांक्षा पालते ही नहीं हैं। हमें डर लगता है सपने देखने में, हमें असंभव सपने देखने में डर लगता है। ज़माना क्या कहेगा? और इस असीम संभावना को प्राप्त करना, उसी का हिस्सा वेलनेस भी है। तो चूँकि विवेकानंद जी ने कहा था कि भले ही हम आध्यात्मिक गुरु कभी रहे होंगे, लेकिन बीच का जो कालखंड है हमारा, उसने हमको बहुत नीचे धकेल दिया, और यहाँ आने के बाद में हम उन अभाव में रहे, गरीबी में रहे। और एक गरीब, एक अभाव वाले व्यक्ति को आप अध्यात्म सिखाएं तो नहीं सीखेगा। जब तक पेट भरा नहीं होगा, जब तक जीवन में एक कंटेंटमेंट नहीं होगी, तब तक वो यू टर्न लेके अंतर्मुखी नहीं बनेगा। तो इसीलिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उन्होंने यू टर्न लिया, और जितनी खोज वो पश्चिम देश कर रहे हैं, जितने लैब और जितने उनके एडवांस खोजें हैं, इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक फार्मूलेस पे, जो हमारे वेदों से निकले हुए थे, इस पे उन्होंने बहुत खोज की। मैं एक न्यूरोसर्जन की किताब पढ़ रहा था, द क्रिएशन ऑफ हेल्थ, डॉक्टर मिस MYSS नाम है उसका। 1996 में वो विस्कॉन्सिन में, US में, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेलनेस ऑन वेलनेस 1996 में अटेंड कर रहे हैं, और वो 21st कॉन्फ्रेंस है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि 21st मतलब 75 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई होगी। तो ये जान के मुझे आश्चर्य भी हुआ, और मुझे थोड़ा उदास भी हुआ मैं, कि जो हमारे जो खदानों में अध्यात्म छुपा हुआ है, 10,000 वर्ष पूर्व वेद रचे गए। आप कल्पना करके देखो, 10,000 वर्ष पूर्व ये फैसिलिटी नहीं होगी, ना इंटरनेट था, ना प्रिंटिंग रही होगी, ना बिजली थी, और वैदिक ज्ञान। और ये कभी अगर आगे जाके मन लगे तो संस्कृत सीखने की कोशिश ज़रूर करना, और वेदों को पढ़ना। जितनी भी साइंस है, जितनी भी तकनीकी है, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, क्वांटम, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ से लेके दुनिया की कोई विज्ञान, कोई आर्ट ऐसा नहीं है जिसकी उत्पत्ति जो है हमारे वेदों से ना हुई। 100% सच कह रहा हूँ मैं। मेडिकल साइंस से लेके एनीथिंग, हर
विज्ञान हर वेद का मतलब ही नॉलेज होता है। और ये मुझे विश्वास है कि यहाँ से जब अंग्रेज़ गए, जब यहाँ से नालंदा को जलाया और जब वो यहाँ से पुस्तकें ले गए और जब वेद सब ले गए, तो वो जाके उन्होंने वहाँ पर रखे नहीं ऐसे, उसमें उन्होंने खोजा। और चूंकि उनके पास में रिसर्च के बहुत बड़े लैब थे, और धीरे धीरे करते करते वो अपने नामों से उन्होंने जो है ये जो साइंस के फार्मूलेज हैं जो हमारे वेद के थे, जैसे कण है, डॉक्टर जॉन डाल्टन ने एटम नहीं बनाया, ऋषि कनाद थे जिन्होंने उस कण के बारे में देखा। आश्चर्य होता है कि 10,000 वर्ष पूर्व इस नॉलेज को जो है अगर हम आत्मसात करते हैं तो वहाँ पे वेलनेस का भी एक तत्व आता है। तो ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट जो है वो वेलनेस की परिभाषा क्या देता है? वो बोलता है कि वेलनेस इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, वेलनेस इज़ एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ बीइंग अवेयर एंड मेकिंग चॉइसेस and actions which lead towards an outcome of optimal holistic health and well-being। तो वेलनेस जो हमने अभी परिभाषा आप सबसे सुनी, तो इसमें कुछ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है वेलनेस के लिए। दैट इज एक्टिव प्रोसेस। वेलनेस एक इवेंट नहीं है कि मैं जब अब 40 साल 50 साल का हो जाऊंगा उसके बाद मैं वेलनेस की तरफ ध्यान दूंगा, है ना। मैं जब 40-50 साल का हो जाऊंगा तब मैं मॉर्निंग वॉक और जिम में ज्वाइन करूँगा, या मैं तब कहीं जाके 7-8-10 दिन का भी योग का भी कोर्स कर लेंगे। नो, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स। जन्म से ही शुरू हो जाती है वेलनेस की प्रैक्टिस, एंड देन अवेयर होना। मेरे संबोधन में ये अवेयरनेस, ये चेतनता, ये सब चीज़ें बहुत आने वाली हैं चैतन्य भाव। तो अवेयर होना, किसके प्रति अवेयर होना? अपने आप के प्रति, अपने इन्वायरमेंट के प्रति। तो अगर मैं अवेयर हूँ इस पल में, अगर मैं वर्तमान इस क्षण में स्थापित हूँ, तो क्या क्या एडवांटेज हैं? व्हेन आई लिटरली फॉरगेट द पास्ट, मेरी सारी चिंताएं, मेरे सारे बैड एक्सपीरियंसेस जो मुझे उदास करते हैं, जो मुझे तकलीफ देते हैं, वो तो पास्ट में थे। मैं इस क्षण में उनको याद करके क्यों जल भुन रहा हूँ? या एप्रीहेंशन ऑफ फ्यूचर, अनसर्टेनिटी जो घटा ही नहीं है अभी। तो वर्तमान क्षण में ना रह के मैं अवेयर हूँ, या तो पास्ट को पकड़ के बैठा हूँ या फ्यूचर के प्रति चिंतित हूँ। तो सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वेलनेस में, दैट इज टू बिकम अवेयर ऑफ दिस प्रेजेंट मोमेंट, एंड देन इज मेकिंग चॉइसेस। ये सब वॉलंटरी, योर कॉन्शियस डिसीजन, आपका कॉन्शियस डिसीजन कि मुझे इस पल में करना क्या है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, नहीं क्या राइचुअस है, क्या करना चाहिए वही करना है मुझे। और उसके बाद एक्शन। देयर इज ए बिग गैप बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन। जीवन भर जो है हम लोग बैठ के, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो कितनी बार हमने टाइम टेबल बनाया कि सुबह 6 बजे उठे, 6 से 6:30 तक ये करेंगे, 10 मिनट का आराम, फिर 6:45 से 7:15 ये करेंगे, साला आधे घंटा आराम, और रात के 10 बजे तक पता नहीं कितनी बार किया। स्ट्रेटेजी इज़ वेरी इजी टू फॉर्म, बट द ओनली डिफिकल्ट पार्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन। चॉइस तो कर ली, बट आपका एक्शन करना आपका, उसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। और हम जब योग करते हैं तो यम नियम आसन प्राणायाम, यम और नियम यही बोलते हैं, एंड देन आउटकम, अपने आप जो है आउटकम मिलता है। तो वेलनेस का उल्टा क्या हुआ? इलनेस। प्रकाश का उल्टा अंधकार है ना। तो अंधकार को हटाते थोड़ी हैं कभी, अंधकार को हटा सकते हैं क्या? नहीं, हम केवल प्रकाश को ला सकते हैं। तो इलनेस को
इलनेस को हटाने के लिए वेलनेस चाहिए और वेलनेस को हटाने के लिए इलनेस चाहिए, है ना। ये 2017 में लेंसेट, एक बहुत बड़ा एक मेडिकल जर्नल है लेंसेट ब्रिटिश का, उसमें 2017 में 24 साइंटिस्ट लोगों ने एक रिसर्च करी, एक रिपोर्ट दी, जो एल्जीमर्स हैं, डिमेंशिया, है ना, एक एज में जो है भूल जाते हैं, डिमेंशिया एज रिलेटेड है, वो कोई बैक्टीरिया वायरस से नहीं है। तो उन्होंने देखा कि एल्जीमर्स उन लोगों को 30% एल्जीमर्स के चांसेस कम हो जाते हैं जिन्होंने स्कूल में कम से कम 15 साल लगाए। तो बवाल मच गया इस पे। तब इसी से रिलेटेड और कई ऐसे उदाहरण आए कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो स्कूल लेवल पे, मतलब उस दूसरे दशक में और तीसरे दशक में की जाएं, जो कि आपके 5वें दशक में जाके उन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचा जा सकता है ना। आप लोग 30 साल के आसपास के हो। आज मेडिकल साइंस इस बात को जानती है कि 54 साल में अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ, या 56 साल में किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ, या 47 साल में किसी को डायबिटीज़ हुई, या 42 साल में किसी को कैंसर हुआ, तो उसका जो सीड था वो यही एज थी। और इससे पहले वाला दशक 11 से 20 और 21 से 30 साल वाला, इसमें आपके शरीर में वो बीज आ चुके थे। ये शरीर जब 45 साल का होगा, इसको हार्ट अटैक होने वाला। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब ये बात आई तब पता चली कि वेलनेस शब्द जो है उसके सामने एक और चीज़ लगाओ, दैट इज लाइफ लॉन्ग वेलनेस। और वेलनेस का मतलब केवल ये नहीं होता कि सुबह उठे और पार्क के 1 घंटा चक्कर लगा लिया और जिम में जाके आधा घंटा जिम कर ली और 15-20 मिनट बैठ के ध्यान लगा लिया और भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम कर लिया। इसी से शरीर स्वस्थ नहीं बनता है ना। एक सज्जन है जो बहुत ही कॉन्शियस है, बहुत ही कॉन्शियस है अपने हेल्थ के प्रति, बिना नागा बरसात में भी रेनकोट पहन के जाते हैं, 1 घंटा पार्क में ब्रिस्क वॉक करते हैं, उसके बाद जिमिंग करते हैं, फिर योगा टीचर घर में आके उनको योगा भी कराता है, और वो नहाने जाते हैं। नहाने जाके देखते हैं कि जब वो बाथरूम जाते हैं तो देयर इज़ नो सोप, घिस गया सोप जो है। अब वो निकल के आते हैं, अपनी पत्नी को थोड़ा सा टेढ़ी आवाज़ में बोलते हैं कि तुम तो घर पे रहती हो, तुम देखते नहीं हो, साबुन नहीं है, साबुन रख देना वहाँ पे। आज तो बिना साबुन की नहाना पड़ा मुझे। ऑफिस चले जाते हैं। अगले दिन फिर जो है अपना सुबह का मस्त नित्यक्रम करके फिर जब नहाने जाते हैं, किसी कारण से पत्नी ने साबुन नहीं रख पाई और वो जो है तिलमिला जाते हैं। नहाने में मन नहीं लगता, जल्दी जल्दी जो है 2-4 शावर लेने के बाद वो बाहर निकलते ही चिल्लाते हैं। वो बोले तुमको समझ में नहीं आता, घर में क्या करती रहती हो तुम? अरे कल बोला था साबुन रख दो, साबुन रख दो कम से कम वहाँ पे, आज भी मेरे को बिना उससे नहाना पड़ा। उस व्यक्ति ने हार्ट अटैक को थोड़ा सा निमंत्रण भेज दिया। 100% इस छोटे से कृत्य से जो उसके भीतर स्ट्रेस का, जो तनाव का जो उबाल हुआ है, और इस छोटी सी घटना जो इन्फ्लामेशन पैदा की है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इसको भी प्रूव कर लिया है कि स्ट्रेस जो है वो बॉडी के भीतर इन्फ्लामेशन पैदा करता है। हम लोगों ने जो किताब पढ़ी है, हम लोग सेप्टिसीमिया पढ़ते थे, है ना, तब टॉक्सीमिया सेप्टिसीमिया दिखते थे। आज की मेडिकल साइंस में सेप्टिसीमिया नहीं है, दैट इज SIRS हो गया, वो सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। ये जो कोविड में केवल आपकी बॉडी का इन्फ्लामेशन ही ऊपर नीचे होता है, और इन्फ्लामेशन का आपकी इम्यूनिटी के साथ में डायरेक्ट लिंक है। तो एनी स्ट्रेस, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो घी खाता है ढेर सारा और जो एक्सरसाइज नहीं करता उसको हार्ट अटैक हो गया होगा। ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं। आप आज भी जो है कि 80-90 साल के बंदों को देख लोगे जो सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं और सब खाते हैं और कोई कुछ नहीं करते।
केवल उनका लाफ्टर देख लोगे तो समझ में आ जाता है कि हंसने का तरीका उनका है ठहाके मार के हंसते हैं बस। तो कहने का मतलब ये है कि वेलनेस में आपके शरीर द्वारा जो आप इंटेस्टली जो क्रिया करते हैं, लेकिन आपके भीतर स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है आपका, आपकी मानसिकता कैसी है। तो ले दे के जो कहानी आ जाती है कि हम जब बात करते हैं वेलनेस की, तो वेलनेस में आपके भीतर का जो मानसिकता है उसका क्या असर है, और उस वेलनेस को अपने जीवन में उतारने के लिए आप अपने मन को कैसे कंट्रोल करोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बचपन में बहुत से शब्द जो है आज तक हम देखते आए हैं, जिसमें अध्यात्म है, आत्मा है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इस पे कभी आपने डीप जाने की कोशिश की? जैसे मैंने वेलनेस की परिभाषा पूछी, वैसे अगर मैं बोलूँ मन की परिभाषा क्या है, जल्दी से है ना, आप लोग सोच के रखो। आप मन को कैसे परिभाषित करते हो आप? यस मैम, बताएं मन क्या है? एनीबॉडी? जो हम सोच पा रहे हैं या फिर इमेजिन कर पा रहे हैं, जो सोच पा रहे हैं। मन आंतरिक चेतना सर। आंतरिक चेतना। मन चंचल, अस्थिर, अस्थिर है। वेरी गुड। मन भावना, इमोशन, मन। आज मेरा मन नहीं था यहाँ आने का, या आज मेरा मन है कि आज रात में मैं डिनर में जो है राजमा चावल खाऊं, या आज मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है, आज मेरा मन बहुत उदास है। गाना भी है, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बढ़ा न कोई। तो मन क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, है ना, बचपन से सुनते आए, करते आए। तो मन क्या है? तो इस मन पे भी हम आते हैं, क्योंकि मन का और वेलनेस का संबंध आपस में बहुत गहरा है। वेलनेस की बात करते हैं तो मेरे अनुसार हम पूरा जीवन जो है, वेलनेस एक यात्रा है, एक चैरियट है ना, एक रथ है जिसमें 8 घोड़े जुते हुए, राइट। वो 8 घोड़े जो हैं उनमें से एक घोड़ा है पर्सनल। उसकी जो लगाम है, इस वेलनेस में अगर देखते हैं हमारा जीवन जो है, पूरी लाइफ को देखते हैं हम, तो लाइफ किन खंडों में हम बिताते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो, चाहे पियोन हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, जीवन का जो यात्रा है वो किन भागों में, किन खंडों में घटती है। तो 1 इज़ पर्सनल, 2nd इज फैमिली, 3rd इज एकेडमिक, 4th इज प्रोफेशनल, 5th इज फाइनेंशियल, 6th इज सोशल, 7th इज एनवायरमेंटल एंड लास्ट 8th इज स्पिरिचुअल। अब अपना एग्जाम्पल ले लो। आप अपने पिताजी को, अपने दोस्त को, आप अपने ऑफिस के बाहर बैठा जो चपरासी है उसको, कुली को, ऑटो रिक्शा वाले को, किसी को भी ले लो। हर व्यक्ति का जीवन जो है वो इन्हीं भागों में विभाजित होता है, पर्सनल, और फिर पर्सनल में आपकी फिजिकल हेल्थ आ जाती है, आपकी इमोशनल हेल्थ आ जाती है, आपकी मेंटल हेल्थ आ जाती है, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ आ जाती है, आपकी सेक्सुअल लाइफ आ जाती है, आपकी न्यूट्रिशंस आ जाता है, आपकी डाइट आ जाती है। दैट इज़ वेरी पर्सनल। ऐसी चीज़ें पर्सनल होती हैं जो जीवन भर जो है हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, वेरी पर्सनल। उसके बाद फिर जैसे ही बच्चा जो है बाहर जगत में आता है तो सबसे पहले उसको माँ एक गुरु के रूप में मिलती है, फैमिली। जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता है, 0 to 10 ईयर्स वाली जो एज है, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको एक फैमिली का सपोर्ट मिलता है, उससे संस्कार बनते हैं। ये संस्कार उसका व्यक्तित्व निर्माण करते हैं आगे के पूरे जीवन में। तो इस फैमिली का जो बॉन्ड है उसे रिलेशनशिप मेंटेन करना सिखाता है। इस रिलेशनशिप में कितनी सच्चाई होनी चाहिए, ये जो पहला दशक है ये सिखाता है आपको। माँ, पिता, भाई, बहन, कज़न्स, उसके बाद स्कूल के टीचर्स और आपका पीयर ग्रुप। एक रिलेशनशिप कैसे बनती है। फैमिली के बाद में फिर आप स्कूल में जाते हो तो एकेडमिक,
स्कूल से लेके ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका जो विद्यार्थी जीवन जो है, ये आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है। आपका एकेडमिक और उसके बाद आपका आने वाला जीवन, इन दोनों में क्या समानता है, क्या विसंगतियाँ हैं। उसके बाद प्रोफेशनल, कि आपका इस एकेडमिक जो आपने विद्या सीखी, क्या इसी से जुड़ा हुआ आपका प्रोफेशन है, या पूरा प्रोफेशन जो है आप एक बोझ के रूप में ले रहे हो। एवरी टाइम यू फील टू जंप ऑन, नहीं जम रहा है, उसके बाद बैठे और फिर कहीं और अप्लाई किया। यू आर नेवर सेटिस्फाइड योर प्रोफेशनल लाइफ, और इसी से मिलता है योर फाइनेंशियल। जीवन भर जो है मैं ज़रूरत और ख्वाहिश में बैलेंस कर पा रहा हूँ क्या, मैं मेरे परिवार की ज़रूरत पूरी कर पा रहा हूँ क्या, मैं अपनी ज़रूरत, अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी कर पा रहा हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल। एंड देन इज योर सोशल। एक स्टेज के बाद आके जब हम वानप्रस्थ में आ जाते हैं तो उस समाज में मेरा स्थान क्या है, क्या मैं समाज से केवल ले ही रहा हूँ, या फिर समाज से जो मैंने लिया है अब मुझे उसको लौटाना भी है। ये भाव भी आता है आपके पास में। मैं जब जाता हूँ तो 4 हाथ उठते हैं क्या, या 4 लोग पीछे से गाली देते हैं मुझे। तो सोशल एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इज योर इन्वायरमेंटल, इस नेचर के प्रति आपका दायित्व क्या है। एंड देन स्पिरिचुअल, दैट अल्टीमेट, आप कितना स्पिरिचुअल हो। आप अगेन आप अपनी औकात में ही रहते हो, या आप अपनी क्षमता के विकास के लिए आपके भीतर वो भाव आता है। तो जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो कभी अपने थॉट्स को मॉनिटर करने की कोशिश करना है ना। ये जो मैंने 8 चीज़ें बताई हैं, इसको मैंने 100 नंबर दिए हैं। एक घर में जाके एक्सरसाइज करना आप, तो जो पहला जो पर्सनल है उसके 30 नंबर है। तो बैठ के जस्ट सेल्फ एनालिसिस करना आप कि आपके भीतर का हेल्थ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। जो भी आपके पास में या छोटा मोटा कहीं बीपी है, या थायराइड है, या डायबिटीज़ है, या XYZ कुछ भी, कहीं बैकएक होता है, शोल्डर नेक पेन होता है, ठीक है। एंड मेंटली आर यू हैप्पी, या कि सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है, मेंटल क्लटर, ठीक है। आर यू रियली नॉर्मल, या कुछ ना कुछ सैडनेस, कुछ ना कुछ अप्रीहेंशन चलते रहते हैं, ठीक है। कुछ फिजिकल, कुछ लाइफस्टाइल है आपकी, या सुबह जो है जब उठते हैं तो कभी उठने का मन ही नहीं होता है। यू आर नेवर फ्रेश। नींद आती भी है कि नहीं, या करवटें बदलते रहते हैं, चिंता रहती है कोई। लाइफस्टाइल कैसी है, मोबाइल अपने गोद में रख के सोते हो, सुबह उठते ही मोबाइल पकड़ लेते हो क्या। दिस इज योर पर्सनल व्यू। ये 30 नंबर क्या है, अपने आप को नंबर दो इसमें, सच्चाई के साथ साक्षी भाव से अपने आप को देखो, एनालाइज करो। उसके बाद फैमिली, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं आपकी फैमिली के साथ में, कहीं बिटरनेस तो नहीं है, भाई भाई में, भाई बहन में, कजन्स में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में। क्या लोग आपको पसंद करते हैं, या आपकी नज़दीकी को अवॉइड करते हैं। आपका जो फ्रेंड सर्कल है आपका मजाक उड़ाता है, या फिर आपको दे मिस योर कंपनी। दिस इज व्हाट इज योर फैमिली। ये 10 नंबर दो अपने आप को कि आपके रिश्ते कैसे हैं इनके साथ में। एंड देन एकेडमिक, आर यू हैप्पी वॉट एवर यू स्टडीड, जो आप चाहते थे वही आप बने हो, या फिर सपने कुछ और थे और मजबूरी में जो है कुछ और बन गए। इसके बाद आपका प्रोफेशनल, जो भी आप आने जा रहे हो आप। एंड देन विल कम योर फाइनेंशियल। ये सारे के सारे आत्मांकलन है एक प्रकार से। ये सारी के सारे चीज़ें हैं जो आपको वेलनेस की तरफ लेके जाती हैं। और यहाँ आने के बाद में जब 100 में 60 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस फील्ड में मुझे कितना काम करना है। सपोज कि प्रोफेशनली यू आर 10 आउट ऑफ 10, बट फैमिली में जो है यू आर 10 आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 10 है। नहीं जम रही हस्बैंड के साथ में, या बॉस के साथ नहीं जम रही, कलीग्स के साथ नहीं जम रही, जहाँ पोस्टिंग है आपकी कलेक्टर से नहीं जम रही। हो सकता है इश्यूज़, प्रोफेशनल इश्यूज़ होते हैं
जो पर्सनल बन जाते हैं, जो बेचैन करते हैं। कितने केसेस मिलते हैं सुसाइड के, कितने झगड़े के मिलते हैं, कोर्ट में जाके देखो नंबर नहीं लगता, लाखों केसेस हैं जो पेंडिंग में हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? तो ये आत्म आंकलन है जो वेलनेस के लिए, ये सेल्फ मॉनिटरिंग का भाव जो है बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात जो है, हम अक्सर बोलते हैं ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, क्या ये शब्द सही है ह्यूमन बॉडी, या हमें ह्यूमन एनर्जी सिस्टम बोलना चाहिए? जो मनुष्य है इसे हम ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, हमें ह्यूमन एनर्जी सिस्टम कहना चाहिए। मैं दंग रह जाता हूँ और मुझे खुद पे भी कभी कभी ये समझ नहीं आता कि मिस्टर गुप्ता आईसीयू में एडमिट थे, 10-12 दिन 15 दिन वेंटिलेटर पर रहे, उनके बच्चे खूब सेवा करते रहे। 10-15-20 दिन के बाद मैंने देखा है कि बच्चे जो है धीरे धीरे कोई विदेश से आया है तो कोई छुट्टी नहीं मिल रही, तो धीरे धीरे करके वो बोलते हैं साहब आप वेंटिलेटर हटा दें, अब नहीं है यदि चांसेस। और किसी कारण से गुप्ता जी नहीं रहते, तो उनका बेटा जो बाहर से आता है वो क्या पूछता है? वो ये नहीं पूछता कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, उन्हें हम अपनी मॉर्चरी में रख देते हैं डेथ के बाद में। वो बेटा जिसे वो गुप्ता जी ने अपने गोद में खिलाया, उसे सुसु पॉटी साफ किया, वो बेटा क्या बोलता है? सर वो बॉडी कहाँ रखी है? कितनी असंवेदनशील। डर लगता है कि वो जिंदा थे तो पिताजी थे, और उनमें प्राण चले गए, आत्मा चली गई तो वो बॉडी हो गई। अरे हम बोले तो समझ में आता है, ठीक है, याद नहीं है, यदि घर वाले आ गए सब वो बॉडी कहाँ रखी है? तो ये ह्यूमन बॉडी, और ये हमको समझना पड़ेगा और बार बार समझना पड़ेगा आप लोग को कि ह्यूमन इज़ नॉट ए ह्यूमन बॉडी, इट इज़ ए एनर्जी सिस्टम। और इस एनर्जी सिस्टम की एक इमोशनल एनाटॉमी है, और उस इमोशनल एनाटॉमी को नहीं समझेंगे तब तक हम इस वेलनेस की जर्नी में नहीं निकल सकते। हमको ये समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमारे भीतर की जो शक्ति है, जो वैचारिक शक्ति है, वो है क्या? क्या वाकई उस पर मैं काबू पा सकता हूँ? अगर मैं काबू पा सकता हूँ तो आप जितने लोग बैठे हो, कभी ज़िंदगी में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, बैकएक और कैंसर और नहीं होगा, ये दावे के साथ लिख सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं बैक्टीरिया वायरस से नहीं होते। दीज आर द एसेंशियल डिसऑर्डर्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर मन, अनकंट्रोल्ड थॉट्स। और वेलनेस का मतलब ये होता है कि हम अपने उन विचारों को कैसे दूर करें जो हमें विकार पैदा करते हैं, राइट? तो इमोशनल एनाटॉमी समझनी पड़ेगी हमको। यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा कि हम ये बता सकते हैं कि जो जीवित है उनमें आत्मा रहती है, जो भी जीवित है उनमें आत्मा है। हम कह सकते हैं ऐसा, हम कह सकते हैं कि जब आत्मा निकल गई तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। सब मेरे साथ हैं यहाँ पे? ये भी सत्य है कि जो जीवित है उसमें प्राण है, इसलिए जो प्राण के कारण जीवित है उसे प्राणी कहते हैं, राइट? अगर प्राण पखेरु उड़ जाए तब भी हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आत्मा निकल गई तब भी मृत्यु को प्राप्त हुए, प्राण निकल गए तब भी मृत्यु को प्राप्त हुए। तो आत्मा और प्राण एक ही हैं क्या? नहीं है। एक व्यक्ति जीवित है, सांस चल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, दो व्यक्ति अगल बगल लेटे हुए हैं, और जस्ट अगले क्षण ये व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये व्यक्ति जीवित है, ये भी जीवित था, अगले क्षण ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इसमें क्या रुक जाएगा? सांस रुक जाएगी ऑब्वियसली।
और सांस में हम क्या लेते हैं? वायु लेते हैं। तो इमीडिएटली मैंने इसको वेंटिलेटर पे रख दिया, बिना सेकेंड लॉस के मैंने इसको वेंटिलेटर पे रख दिया और प्योर 100% ऑक्सीजन जो है प्राणवायु हमने इसमें डाल दी। तो क्या ये जीवित कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसी सांस से तो चालू कर दिया, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन चालू कर दिया। ये आदमी नेचुरल वेंटिलेट कर रहा है और अगले क्षण ये मर गया था तो इसको मैंने वेंटिलेटर पे डाल दिया। तो क्या ये जीवित कहलाएगा? क्यों कहलाएगा? क्यों नहीं कहलाएगा जीवित? क्योंकि जो इसकी सांसें चल रही हैं, जो ऑक्सीजन ये ले रहा है वो ऑक्सीजन ये भी ले रहा है, लेकिन सांसों द्वारा ऑक्सीजन के साथ साथ में इसको कुछ और मिल रहा था जो इसको नहीं मिल रहा, और वो जो और कुछ मिल रहा था उसने इसे क्रियाशीलता प्रदान कर रही थी, और वो क्या था? प्राण। तो हम जब सांस लेते हैं तो सांस में हम जो बोलते हैं प्राण वायु, तो ये भी संधि विच्छेद है, प्राण प्लस वायु। तो वायु तो ऑक्सीजन होगी जो क्रेब्स साइकिल पूरा करती है ना, O2 प्लस C6H12O6, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और ATP36 बनते हैं। वो कहानी फिजिक्स की हो गई, क्रेब्स साइकिल साइंस हो गया। बट ये समझना पड़ेगा आप सबको कि जो सांस चल रही है आपकी, तो इस सांसों में जो प्राण आप इम्बाइब कर रहे हो इस कॉस्मेटिक एनर्जी से, इस कॉस्मिक एनर्जी से, ये प्राण एक ऊर्जा है। ठीक उसी तरह से जैसे इस निर्जीव पंखे में जब ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है उसकी मशीन में, तो पंखा चलने लगता है, उसे विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। ऐसे ही जो प्राणिक एनर्जी है, दिस इज ए एनर्जी। आत्मा इसे एनर्जी, और एनर्जी की जो परिभाषा है वो क्या है? जो ना बनती है ना नष्ट होती है, ना जलाई सकती है ना गीली होती है। कृष्ण भगवान भी ये बोलते हैं। तो ये हम सब जो है स्टूडेंट्स हैं, कुछ साइंस के होंगे, कोई आर्ट्स के होंगे, बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इफ यू आर अलाइव, you are just alive because of constantly you are receiving that pranic energy through your breath. इसलिए ब्रीदिंग, ऋषि मुनियों ने इस ब्रीदिंग को इतना इम्पोर्टेंट समझा, और किसी भी क्रिया में, चाहे यौगिक क्रिया हो चाहे मेडिटेशन हो, उसमें सांसों के सहारे से ही मेडिटेशन में जाते हैं। द ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाद में मेडिकल साइंस ने जब फंक्शनल MRI और तिब्बत के जितने भिक्षु थे उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उन्होंने ये देखा कि जब हम अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं तो ब्रेन में जो सेंटर ऑफ ब्रीदिंग और लिम्बिक सिस्टम, जो सेंटर ऑफ थॉट्स, ये दोनों आसपास होते हैं। जब हम अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो हमारे थॉट्स भी कंट्रोल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आदमी जो है जब गुस्से में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ठंड रहेगा, थोड़ा लंबी सांस ले। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड वेलनेस। और जो मैंने वेलनेस में परिभाषित किया था अवेयर होना, तो आपको काहे के प्रति अवेयर होना है? अपनी सांसों के प्रति। द मोमेंट you become aware for your breathing, ये बन जाता है प्राणायाम। प्राणायाम इज नॉट अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति और भ्रामरी और XYZ उज्जयी। प्राणायाम इज सिंपल व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। और इस नेचर ने इतना सुंदर क्रिया प्रदान की है। There are certain involuntary processes in your body. Your heart rate is not under your control. It is involuntary. Your temperature maintain करना, your digestion, बहुत सी चीज़ें बॉडी में जो है वो involuntary आपके कंट्रोल में नहीं है। The same thing is सांसें भी। आप सुबह से अभी तक जो है आप कोई जानबूझ के सांस ले रहे थे क्या? Were you aware of your breathing? No, involuntary चल रही थी। बट मैंने कहा अभी कि अगले 1 मिनट तक जो है हम
जब सांस लेंगे तो हम सांसों के प्रति पूरी तरह से साक्षी भाव से चैतन्य हो जाएंगे। सांसों में हम सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। द मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, सडनली आपका जो मेंटल क्लटर है, आपके अनवांटेड थॉट्स, वो कमरे से बाहर उठ जाते हैं। द मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग, माइंडफुल ब्रीदिंग, देन इमीडिएटली, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस को समझना भी बहुत आवश्यक है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस? अगेन, तनाव, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, किसी चीज, किसी विषय पे अगर हम चिंता करते हैं, बहुत चिंता, टॉक्सिक और टॉक्सिक का शरीर के लिए टॉक्सिक वजह और नकारात्मक भाव को बढ़ावा। नेगेटिव थॉट्स, अनडिजायरेबल थॉट्स। गुड। एनीवन? स्ट्रेस जो है is anything, stress is anything that stimulates you and increase your level of alertness towards any change in environment that is either external or internal, and you have to adopt or accept the change against your will. रोजमर्रा में हमारे साथ होता है। एनीथिंग इन योर इन्वायरमेंट, आपके चारों तरफ कोई भी ऐसी घटना जो आपको मजबूर करती है आपकी इच्छा के विपरीत, आपको समझौता करने के लिए या आपको एक्सेप्ट करने के लिए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की बहुत सी डेफिनेशन है, बट ये डेफिनेशन मुझे सबसे नज़दीक लगी, जस्ट बिकॉज कि कोई भी, किसी ने अभी कहा, ठीक है, अनवांटेड थॉट्स, मैं चाहता नहीं हूँ बट फिर भी जो है वो चीज़ें चल रही हैं हमारे चारों तरफ। कितनी चीज़ें यार, मेरे को तो बचपन में साला होमवर्क ही कभी अच्छा नहीं लगा, क्या स्ट्रेस था। आप अभी भी सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो है, अगर आप साक्षी भाव से देखोगे, आपके आसपास कितनी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आप वाकई चाहते नहीं हो बट मजबूरी में करनी पड़ रही है। हो सकता है ये 50, 55 या 70 दिन की जो क्लासेस हैं, ये भी आपको लग रही है ज़रूरत से ज़्यादा ही है या कम है। एनीथिंग जो आपकी अलर्टनेस को, दैट इज स्ट्रेस। और 1930 में डॉक्टर शैली ने जब इस स्ट्रेस के साथ में आपकी बीमारियों को जोड़ा पहली बार, क्योंकि 1930 के पहले जो बीमारियां थी वो संक्रमणशील बीमारियां थी, हैजा, तपेदिक, चेचक, स्मॉल पॉक्स, टीबी, है ना, ऐसी बीमारियां जो आज सुनने को नहीं मिलती। सैनिटेशन, वैक्सीनेशन और हमारे लाइफस्टाइल से ये सब चीज़ें चली गई। आज की जो बीमारियां हैं वो हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, तनावजन्य रोग हैं। इन रोगों से मुक्ति पाने की तो आज बात करेंगे। तो मैं वेलनेस की बात कर रहा हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि आगे जाके किसी को कैंसर ना हो, किसी को हार्ट अटैक ना हो, जब तक आप जिए खुशी के साथ जिए। और यही हमारा अंतिम लक्ष्य भी है, हैप्पीनेस ही चाहिए ना। ये पढ़ लिखने के बाद में क्या करोगे? अब अच्छा पढ़ लिख गए, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छे पैसे, अच्छी फैमिली चाहिए और हेल्थ अच्छी बनी रहे, पहला सुख निरोगी काया, है ना। तो द अल्टीमेट एम इज वेलनेस, और वेलनेस जो है ये मेरे हाथ में है, दिस इज़ वेरी मच इन माई हैंड। तो हम अगर बात करते हैं वेलनेस की, तो यहाँ पे आके हमको समझना पड़ेगा, जब आइंस्टीन बोल गए थे E = mc², कि जो मन के भाव हैं दैट इज़ ए एनर्जी। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये बात बताने की कि आपके जो प्राण हैं या आत्मा है या मन के भाव हैं, दिस इज सिंपल ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इस एनर्जी को कंट्रोल करके आप अपने थॉट्स को कन्वर्ट करते हो। थॉट इज ऑल्सो एन एनर्जी। तो आइंस्टीन का फार्मूला जो था दैट वाज वेरी हेल्पफुल इन ब्रिजिंग बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी।
कि E इज इक्वल टू mc², E इज एनर्जी, m इज एनी मास। किसी भी ऐसे मास को, इस स्पीकर को, इस कंप्यूटर को, इस बोतल को, किसी को भी अगर प्रकाश की दुगनी गति दे दी जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है ऊर्जा में। ऐसे ही जो ऊर्जा में अगर कोई पदार्थ कन्वर्ट होता है तो पदार्थ ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपका थॉट जो है एक ऊर्जा है, उसको अगर मेरे को किसी प्रत्यक्ष स्थूल में कन्वर्ट करना है तो किया जा सकता है। अगर मैं मेरे थॉट को कन्वर्ट करूँ कि मुझे खुश ही रहना है, ये तो चाहिए। वेलनेस का मतलब क्या है कि मैं जीवन भर पर्सनल, फैमिली, एकेडमिक, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, सोशल, इन्वायरमेंटल और स्पिरिचुअल खंडों में मैं 10 में 10 नंबर लूँ। दिस इज़ व्हाट आई वांट, और मैं कर सकता हूँ इसको, सिवाय इसके कि मुझे मेरे मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और मन को कंट्रोल करने के लिए जो पतंजलि साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, योगस्थ चित्तवृत्ति निरोध। अल्टीमेट, जब जितनी भी मैंने प्रैक्टिस करी है, जितनी भी मैंने साइंटिफिक बुक्स पढ़ी हैं, और मेरा ये शौक़ है कि मैं वेस्टर्न साइंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ देखता हूँ मैं, और कैसे एक आदमी अपनी क्षमता बढ़ा सकता है, कैसे यू विल बी द बेस्ट डिप्टी कलेक्टर टिल द टाइम यू रिमेन डिप्टी कलेक्टर। उसके बाद प्रमोशन पे जब यहाँ रहोगे आप अपने बेस्टेस्ट फॉर्म में रहोगे। व्हेन यू विल बिकम फादर यू विल बी द बेस्ट डैडी, व्हेन यू विल बी ग्रैंडफादर। सारी चीज़ें आपके जीवन में, आपका ये जन्म सिद्ध अधिकार है टू बी द बेस्ट। मेरे लिए वेलनेस की परिभाषा केवल यही है कि मैं जीवन के हर खंड में कैसे पूर्ण साबित रहूं, दैट कंटेंटमेंट, दैट फुलफिलनेस। और उसके लिए जो मेरे थॉट हैं वो मेरे थॉट कैसे बने रहें, और थॉट बनते कैसे हैं, मन कैसे बनता है। मन कोई एनाटॉमिकल ऑर्गन नहीं है। ऐसा माना गया है कि 12 साल की उम्र के बाद मन का विकास होता है। और यहाँ पे एक साइंटिफिक रिपोर्ट के साथ मैं लगभग मेरे अंतिम संबोधन में आ रहा हूँ मैं। ईसीजी हम सब जानते हैं, ईसीजी है ना, हार्ट का जो कार्डियक रिप्रेजेंटेशन है ना। हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच इज़ इलेक्ट्रिकल ऑर्गन। वहाँ से जो इम्पल्सेस आते हैं उसको जो है हमारे इलेक्ट्रोड्स पकड़ के एक ग्राफ बनाते हैं तो PQRS वेव मिलती है। नॉर्मल हार्ट होगा तो नॉर्मल ग्राफ दिखता है, और अगर हार्ट में धब्बा आ जाए, कहीं इंफाक्ट आ जाए तो वो ECG में डिफ्लेक्ट होता है। वैसे ही साइंस ने EEG को भी जाना। एंड व्हाट इज EEG? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, दैट इज ग्राफ ऑफ ब्रेन। तो ये बड़ा ही आश्चर्यजनक हुआ। जैसे ECG में PQRS वेव है, वैसे ही ब्रेन वेव्स भी हैं जिनका नाम है बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा एंड गामा, राइट। तो साइंटिस्ट लोगों ने जब देखा कि जब ब्रेन पूरी तरह से कॉन्शियस है, ऑल द सेंसेस आर वर्किंग, है ना। अभी मैं आपके सामने कुछ कह रहा हूँ, आई एम क्वाइट अलर्ट, मैं कोई भी अनसर्ट नहीं बोल रहा, है ना। मैं कंट्रोल करके वही चीज़ बोल रहा हूँ जो मुझे डिलीवर करनी है। और आप लोग भी बहुत शांति के साथ बैठे हो सकता है कि आपकी मार्किंग हो रही हो कि कितना शांति से सुन रहे हो आप, तो यू आर ऑल्सो वेरी कॉन्शियस, अलर्ट हो आप। तो अभी अगर आपका EEG लिया जाए तो कौन सी वेव आएगी? बीटा वेव, राइट। व्हेन वी आर कॉन्शियस, व्हेन वी आर अलर्ट, व्हेन आवर कॉन्शियस ब्रेन इज वर्किंग, लॉजिकल ब्रेन और एनालिटिकल ब्रेन काम करता है, तो बीटा वेव आती है। और बीटा वेव में भी 3 वेव्स हैं, लो, मिड एंड हायर रेंज, है ना। जब मेडिकल में जब वाइवा होता था, जब आप लोग ने पढ़ लिख के जब एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, द मोमेंट क्वेश्चन पेपर आया होगा या फिर आपकी इंटरव्यू हो रही होगी, ऐसी टेंशन रहता है, दिल धड़क रहता है, यू कैन फील द पल्पिटेशन। जब जीवन और मरण का प्रश्न आ जाता है, उस समय अगर आपकी इलेक्ट्रोड से देखें तो दैट इज़ अ हायर रेंज ऑफ बीटा, राइट। उससे थोड़ा कम हो जाता है, अभी देखेंगे तो मिड रेंज होगा। और उससे भी कम जो है, जब मैं मेरे पेशेंट से बात करता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ में, जब मुझे पता है कि मुझे जज नहीं कर रहा होगा, तो दैट इज़ द लो रेंज बीटा।
बट मैं जब शाम के समय मेरे दोस्तों के साथ बैठता हूँ और जब मेरा कॉन्शियस ब्रेन काम नहीं कर रहा, मुझे नहीं परवाह कि वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, और चाय पी रहे हैं या शाम के समय क्लब में बैठ के बियर पी रहे हैं और मस्त गज़ल चल रही है, और उस वक्त अगर मेरा कोई ईजी लेगा तो वहाँ पे अल्फ़ा वेव आएगी। मस्त शाम का समय है, दोस्तों के साथ गपशप मार रहे हैं, दैट इज़ अल्फ़ा वेव। मैं जब मेडिटेशन में बैठता हूँ, व्हेन आई सिट इन मेडिटेशन, इंट्रोवर्ट होता हूँ, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, मैं ऐसे स्थान पे रहता हूँ जहाँ पे शोर ना हो, मेरी जो कर्ण इंद्रिय है ना, ऐसा कोई स्मेल ना हो, मेरा स्पर्श ठीक ठाक हो। मैं जब मेरे सेंसेस को बंद करने की कोशिश करता हूँ और मैं पूरा अलर्ट होता हूँ, मैं जब मेडिटेशन में जाता हूँ तब थीटा वेव आती है, दैट इज़ थीटा। और मैं जब सो जाता हूँ, जब मैं डीप स्लीप में हूँ मैं, तो तब ईजी में डेल्टा वेव आती है। तो डेल्टा वेव में इट इज़ ए डीप स्लीप, जब आपके सारे इंद्रियों के दरवाजे शट डाउन हैं और यू आर नॉट अवेयर। द डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड स्लीप इज कि यहाँ पे भी सेंसेस बंद हैं और यू आर नॉट अवेयर इन स्लीप, बट यहाँ भी आप मेडिटेशन में भी यू आर स्लीपिंग बट यू आर अवेयर। तो साइंस ने ये देखा, बहुत इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग यहाँ पे समझ में आई, कि व्हेन योर ब्रेन इज इन बीटा वेव पैटर्न, देन ओनली योर सिंपैथेटिक सिस्टम इज ऑन। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है ये, कि व्हेन यू आर इन बीटा वेव, then only your sympathetic system is on, and that sympathetic system is responsible for all the diseases. बॉडी के नर्वस सिस्टम का जो दूसरा हिस्सा है, जिसको हम लोग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो जो खंड हैं, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एड्रेनलिन को सिक्रीट कराता है, एड्रेनलिन जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, अनहैप्पी हार्मोन्स। तो मेडिकल साइंस ने देखा कि जब जब बीटा वेव रहेगी तभी सिंपैथेटिक ऑन रहेगा, एंड दैट इज़ द रूट कॉज फॉर स्ट्रेस एंड डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स। कोई भी डिजीज है, स्लीपलेसनेस, एंग्जाइटी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बैक एक, नेक पेन, कैंसर, डायबिटीज़, ऑल द थिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा बीटा वेव में रहने से। और मेडिकल साइंस ने ये भी देखा कि when the brain in delta wave, then only your regeneration is taking place, your growth, your regeneration, your repair. That's why the sleep is necessary for survival. कुत्ता अगर 6 दिन ना सोए तो मर जाता है, इंसान अगर 20-21 दिन ना सोए तो पागल भी हो सकता है और मर भी सकता है। स्लीप एक प्रकार की मेडिटेशन है, समाधि है, जो नेचर ने हमें गिफ्ट की है। इसलिए एक हेल्दी स्लीप ही हेल्दी माइंड में आ सकती है। तो जो मुख्य बातें हैं जो एक हेल्दी स्लीप के लिए जो है, आपको छोटी सी जो एक्सरसाइज बताई गई है कि आपको पता है कि हम जब तक डेल्टा वेव में रहेंगे तभी तक हमारी रिपेयर हो रही है। हम रोज़ खर्च होते हैं, सुबह जैसे मोबाइल खर्च होता है और रात में जाके हम चार्जिंग में लगाते हैं, यही चीज़ हमारी बॉडी के साथ होती है कि दिन भर हम खर्च हो रहे हैं, और रात के समय स्लीप में हम कनेक्ट होते हैं उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ में, उस प्राणिक एनर्जी, उस डिवाइन एनर्जी के साथ में, एंड वी गेट द एनर्जी टू रीजनरेट आवर सेल्फ, रिपेयर आवर सेल्फ। ये डेल्टा वेव में होता है। तो मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा एक प्रयोग हुआ कि सोने जाने से पहले हम ग्रेजुअली बीटा से अल्फा, थीटा और डेल्टा में जाएं, और जैसे ही हम सो के उठते हैं तब भी हम डेल्टा से थीटा, अल्फा और बीटा में आए। बच्चे जो है 24 में से 22 घंटे सोते हैं, दे रिमेन इन डेल्टा। क्यों? क्योंकि उनका ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा होता है, देख खटखट ग्रोथ हो रहा है उनका। 11-12 साल की उम्र तक जो है बीटा वेव बहुत ज़्यादा उनको परेशान नहीं करती। तो ये एक छोटा सा जो वेलनेस का एक एक्सपेरिमेंट है कि द मोमेंट यू वेकअप, प्लीज़ do not pick your mobile, do not pick newspaper, do not pick your laptop, अपने ईमेल सभी मैसेज मत देखो। आप डेल्टा वेव से उठे हो, इमीडिएटली बीटा वेव में मत आओ।
दैट इज़ ए बिग फैक्टर फॉर डिसऑर्डर्स इन लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर सो के उठ के आप वॉशरूम जाते हो, वहाँ से आने के बाद में प्लीज़ सिट इन द सेम बेड, टिक के 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। कोई ध्यान व्यान करने की आवश्यकता नहीं है। आंखें बंद करके केवल सांस लो, ओनली ब्रीथ। आपको अगर कुछ मंत्र चैंट करना है तो यू कैन, अदरवाइज सिंपली माइंडफुल ब्रीदिंग। माइंडफुल ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेडिटेशन। तो सुबह उठ के वापस आके बैठिए 5 मिनट एंड यू कैन गो फॉर पॉजिटिव थॉट्स। आज के दिन भर की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके बाद आप वो प्लान कर सकते हो। आप फिर उठो, फिर बाहर जाके फिर आपको जो भी आपकी दिनचर्या में जाना है। द सेम थिंग इज़ विद द नाइट। कोई नेटफ्लिक्स देखते देखते सोने की ज़रूरत नहीं है, या मोबाइल मैसेज फॉरवर्ड करते करते सोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आधा घंटा पहले मोबाइल को नमस्ते कर दो, हाफ एन आवर, और उसके बाद जो है सोने की प्रक्रिया में बीटा से अल्फा में आओ। ठीक है, यू कैन रीड सम बुक। ठीक है, एंड देन जस्ट सिट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट 24 घंटे में 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम के आपको आपके वेलनेस की जर्नी में प्रेरित करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक तथ्य जो मेडिकल साइंस से निकला। तो कैसे हमको बीटा वेव से डिस्कनेक्ट होना है, दैट इज़ ए वेरी बिग थिंग। और उसके बाद जब हम बात करते हैं, मैंने बोला लाइफ लॉन्ग आइसबर्ग थ्योरी जो 2017 में आई कि इट इज़ नॉट कि आपको 44 साल में बीपी हो रहा है। यही डिकेड है आपका, 21 से 30 साल वाला और 31 से 40 साल वाला, जिसमें बहुत कुछ घटने वाला है आपकी लाइफ में, है ना। आपके लाइफ में एक और फैमिली मेम्बर आता है, आपका प्रोफेशनल कैरियर आपका आता है, बहुत से लोगों के साथ में इस संसार का एक विकृत रूप देखने को मिलेगा। आप कुरुक्षेत्र में एंटर करने जा रहे हो। आप जो इस वक्त सारे संसार की जो भी प्रभाव है, कुप्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने चाहिए, और इससे अलग नहीं हो सकते। ये हो ही नहीं सकता कि संसार के इन तनावों से, इन परेशानियों से दूर रह सको। हमको रहना तो यहीं पड़ेगा, है ना। इसीलिए सिंबल जो है स्पिरिचुअलिटी का सिंबल कमल है, कि उसकी जड़ें तो कीचड़ में ही रहेंगी, लेकिन फिर भी जो ऊपर आता है तो पत्ते गीले नहीं होते और फिर ऊपर कमल खिलता है। दैट इज़ द सेम सिमिलर वे टू लिव इन दिस मडी वर्ल्ड। कि हमको रहना तो तामसी, राजसी और सात्सी प्रकृति के 3 जो गुण है उन्हीं में रहना पड़ेगा, बट हमको अपने आप को बचाना पड़ेगा ताकि हम इस खूबसूरत जीवन को पूरी तरह से जी पाएँ और इस वेलनेस को पूरी तरह से इम्बाइब करें हम अपने जीवन में। तो मुझे जो समझ में आया जो चीज़ें, कि अगर जो व्यक्ति मेडिटेशन 24 घंटे में 24 मिनट मेडिटेशन करता है, मैं बिल्कुल पक्षकार नहीं हूँ कि हर आदमी बहुत ज़रूरी है कि आप जो है जिम जाओ ही जाओ, आप जो है 1 घंटा दौड़ो। ठीक है, मैं खुद नहीं करता एंड आई एम नॉट वेरी रेगुलर इन जिमिंग एंड ऑल दैट, बट येस आई डू मेडिटेशन। और आपके भीतर की इमोशनल एनाटॉमी बदलने लगती है, आपकी केमिस्ट्री बदलने लगती है। आप इन सब चीज़ों में रहते हुए भी डिस्कनेक्ट रहना सीख जाते हो, क्योंकि मेडिटेशन आपके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा देता है, जिससे आपके आसपास की जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो स्ट्रेस मैंने बोला, ठीक है, वो इजीली आप उनको अपने शरीर पे उसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट नहीं होने देते। दिस इज़ व्हाट वी वांट। आज आप 23 साल के हो, 10 साल बाद 40, 50, 60 साल के होंगे। ठीक है, आई डू नॉट वांट दैट यू सफ़र फ्रॉम एनी इलनेस, और इलनेस ना आए तो वेलनेस को गले लगाओ। और वेलनेस के लिए द ओनली थिंग इज कि द थिंग इज अंडर योर कंट्रोल। एक सर्केडियन रिदम जो होता है बेसिकली, ठीक है, सिंस वी आर ए लाइफ मेंबर ऑफ दिस नेचर क्लब, तो जस्ट अगर हम नेचर को समझते हैं कि सूर्योदय के साथ उठते हैं हम, और सूर्यास्त के साथ धीरे धीरे हम अपने रिटायरिंग मोड पे आते हैं। जस्ट ट्राई टू, ठीक है,
इसके साथ एक हार्मोनी स्थापित करें हम। लेट रात जगना, सूरज के बाद खाना खाना, लेट नाइट खाना खाना, ये केवल बीमारियों को न्योता देता है। तो जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन है यदि आप कर लेते हो, और यही एज है इसमें अगर करोगे तो हैबिट बन जाएगी एंड यू विल बी एडिक्टेड टू द गुड हैबिट्स। तो आगे जाके जो है आपको शरीर में कोई परेशानी नहीं होगी, काया निरोगी बनी रहेगी, मन खुश होगा। और एक बार मन जब खुश होता है तो वो खुशी की ही वेव्स को इनवाइट करता है, आपके काम रुकते नहीं हैं, संसार आपके अनुसार चलने लगता है एंड यू रिमेन ऑलवेज हैप्पी। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वेलनेस फॉर मी। जब अकारण प्रसन्नता आपकी झोली में हमेशा बनी रहे, आपको खुश होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए किसी चीज़ पे आपकी डिपेंडेंसी ना हो, दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ वेलनेस। सो विश यू ऑल द बेस्ट सर।